वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल के इस लेटेस्ट वीडियोस में। मैं सद्दाम हुसैन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको है ना साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, जिसमें आपको भौतिकी, रसायन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी के भी प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है ना वीडियो है। जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उनके लिए हमने खास तैयारी की है। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में भी शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही इससे आपको आकलन करने में मदद मिलेगा कि कौन है कितना पानी में, ठीक है। और कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका नाम भी बताऊंगा कि किन किन स्टूडेंटों ने अच्छा प्रदर्शन किया और सटीक आंसर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत भी दे दिया है, ठीक है। तो शुरुआत में देखिए, आपका आज पहला क्वेश्चन भौतिकी का है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल देखिए विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ना, तंतु जब भी पूछे तो इसके लिए राइट आंसर सी होगा, टंगस्टन का। और जब खाली विद्युत बल्ब बना होता है पूछ दे तो इसके लिए आपका ना आंसर होगा है ना शीशा, जिसको हम पीबी कहते हैं। कल यही मैंने प्रश्न पूछा था, यही वाला विद्युत बल्ब किसका बना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने शीशे टंगस्टन कमेंट किए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने शीशा और पीबी बताया था। हम आज शुरू में ही उन सब स्टूडेंटों का नाम बता देते हैं जिन्होंने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था। इसमें देखिए आज हम है ना बता रहे हैं, एक रामुल है, इन्होंने कल सटीक आंसर दिया था, उनका शुक्रिया अदा करते। एक पोड्डार है, पोड्डार ने भी कल का प्रश्न का सटीक आंसर दिया था। पोड्डार, उनके आगे कुछ नाम है ना, जान जाऊंगा अभी थोड़ा सा है ना। पोड्डार ने भी दिया था। और कुंदन कुमार अलीनगर वाले, इन्होंने भी सही दिया था, कुंदन कुमार। और टंगस्टन जिन्होंने बताया उन लोग याद रखिएगा, कुंदन। फिर मिस्टर फैजान ने भी आज कमेंट करके उस प्रश्न का सही जवाब दिया, मिस्टर फैजान है ना। इन सब स्टूडेंटों ने सटीक। और एक दानिश किंग, इन्होंने भी कल के प्रश्न का सटीक आंसर दिया है ना। और भी स्टूडेंटों ने कुछ स्टूडेंट हैं जिनका नाम जहन में नहीं आ रहा है, जिन्होंने सटीक दिया था। मेरा एक ही कहना है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछते हैं 5 मिनट के अंदर आप लोग बता दीजिए, मैं उनका नाम अगले वीडियो में लूंगा। कोई कल परसों देता है जिससे चलते उनका नाम छूट जाता है, ठीक है दोस्तों। सब लोग आप लोग आगे बढ़िए, यही मेरी मस्त ऑनलाइन मस्त क्लासेस की ख्वाहिश है, आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सभी लोग है ना वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, है ना, क्योंकि आपकी लाइक और है ना हमारी हौसला अफजाई करती है। सर को सपोर्ट के लिए बस एक लाइक मांगता हूँ और कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है एम किसके बराबर होता है, U/V, UV, U+V और डी है V/U। तो देखिए अवतल लेंस का आवर्धन, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, V/U। जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट 40 प्रश्न आज बताऊंगा, है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है R = 2F, F = RC है, F = -R/2, D है R = F/2। तो देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच आपका संबंध देखिए F = R/2 होता है, और इस कंडीशन से यहाँ पे आपको R/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में 3 का A है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न 4 नंबर है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, आगे है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका 100% सही जवाब जो है सी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, है ना। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट है बिल्कुल सही जवाब है, ओके। चलिए 5 नंबर प्रश्न, फटाफट मेरे दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। 5 नंबर है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्र केंद्र से पर, दर्पण से ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको आभासी भी प्रतिबिंब चाहिए, दर्पण क्या है तो अवतल है, सीधा भी प्रतिबिंब चाहिए और बड़ा भी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन तब होता है अगर ये दर्पण है और ये उसका मुख्य अक्ष है,
ये इसको हम पी कहते हैं यानी कि ध्रुव, और फोकस यहाँ पे हो गया। तो वस्तु को अगर आप यहाँ रखेंगे यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस के बीच आपके डी ऑप्शन में है, इसलिए 5 का डी 100% सही जवाब होगा। ओके, 6 नंबर देखिए, प्रश्न आपका कहता है कि उत्तल लेंस जो होता है सभी जगह समान मोटाई का होता है। आगे है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों ने अगर उत्तल लेंस का फिगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, है ना, एक बार देख लीजिए उत्तल लेंस का फिगर कैसा होता है। ये देखिए आपका उत्तल लेंस है ना, किनारे पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इसलिए 6 प्रश्न का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 7 नंबर देखिए, प्रश्न आपका कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है ना, उसको हम दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, इसलिए 7 का डी बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में दृष्टिपटल। ओके, चलिए 11 नंबर देखिए, प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है, वोल्ट, कूलाम, वाट, एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का आपसे पूछा है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल इस प्रश्न में आपका सही जवाब डी होगा, एम्पियर। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में एम्पियर है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ना। विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट्स होता है ना, एम्पियर होता है। अब हमें बताइए कि वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, वोल्ट किसका एसआई यूनिट है। जिनको भी याद है इस प्रश्न का सटीक आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। हाँ, तो देखिए विद्युत विभव या विभवांतर, जिनका भी कमेंट में विद्युत विभव या विभवांतर है बिल्कुल सही जवाब है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये बताइए कि वाट किसका एसआई मात्रक है, जल्दी से बताइए आप लोग, वाट किसका एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों, आप लोग जानेंगे वाट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी कमेंट में विद्युत शक्ति, है ना, पावर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत शक्ति वाट का एसआई मात्रक है। और कूलाम बताइए, कूलाम किसका एसआई यूनिट है, जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए, कूलाम। हाँ, तो दोस्तों इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब आपका आवेश हो जाएगा, है ना। कूलाम जो है आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, बिल्कुल। तो 8 में आप लोग को 4 प्रश्न हमने कंप्लीट कराया जो कि पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, 9 नंबर देखिए, आपका प्रश्न कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 भी है तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, शक्ति जब 220 वोल्ट है तो 100 वाट अंकित है, देख सकते हैं प्रश्न में, है ना। तो जब आपको ये हाफ हो गया, 110 वोल्ट हो गया, तो शक्ति कितनी होगी। क्लियर सी बात है, ये जब हाफ हुआ तो शक्ति भी हाफ होगी, और डायरेक्ट इसका आप मार सकते हैं 50 वाट, बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में जिनका भी कमेंट सी है बिल्कुल सही है। ओके, 10 नंबर देखिए, कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। अगर हमें विद्युत चुंबक बनाना है तो किस पदार्थ का उपयोग करेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम आपको बताते चले, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब है ना। जिनका भी कमेंट में सी है, नरम लोहा, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग होता है। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा। आगे के 2 ऑप्शन सीधर है, हम दिखा देते हैं कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और 12 वोल्ट पर आगे है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, है ना, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है ना, देखिए अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया है, रेटिना है, पुतली है, आइरिस है। बताइए प्रतिबिंब की आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है। हाँ, तो इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, रेटिना, है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है और रेटिना, यहाँ पे पड़ता लिख दिया है लेकिन आपके लिए सही जवाब बनता होता है। ठीक है ना, तो रेटिना जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, दूर यानी कि एक जो मनुष्य का जो आंख होता है वह अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है। पहला ऑप्शन है 25 cm, 0,
250 cm और डी है अनंत। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए दूर बिंदु पूछ देना तो इसके लिए आपका बिल्कुल सही जवाब अनंत होगा। ठीक है, तो 13 प्रश्न आपके फिजिक्स के खत्म होते हैं। अब यहाँ से हम आपको रसायन शास्त्र के पूछते हैं। एक ही वीडियो में आपको फिजिक्स भी मिलता है, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, तो इसलिए ये वीडियो जो है बहुत ही खासम खास हो जाता है। आपका बस एक ही वीडियो में आपको 3 सब्जेक्ट्स के महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न से हम रूबरू करा देते हैं, जो परीक्षा में हमेशा रिपीट करते हैं और आपको ना आकलन का मौका भी मिल जाता है कि मुझे कितना कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या कमी है। ठीक है, तो देखिए शुरू है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने संयोजन आबंध होते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक और नाइट्रोजन बना लिया, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको कोई भी चीज होता है जो अष्टक पूरा करना है, तो ये मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर 3 आबंध बनाएगा। कई आबंध बनेगा देख सकते हैं यहाँ पे 3 आबंध है, इसलिए 3 बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में। ओके, 15 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है बेंजीन का अणु सूत्र इसमें से पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है C2H2, सी है C6H6 और डी है C2H4। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब C6H6 होगा, है ना। बेंजीन का ये सूत्र है C6H6, जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही है। अब हमें ये बता दीजिए CH4 का मतलब क्या होता है, ये भी प्रश्न जो है हरदम एग्जाम में पूछता है, हमने सोचा कि इससे आपको पूछ लूँ CH4 का मतलब क्या है, किसका सूत्र है। हाँ, तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेथेन। CH4 जो है मेथेन के लिए बहुत ही राइट आंसर है, मेथेन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके पास है 16 नंबर कि जस्ता एवं तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2 और SO2। देखिए जस्ता का सूत्र Zn होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है ना। तो आप इक्वेशन को पूरा करेंगे तो इस तरह से बनेगा ZnCl2 और प्लस H2। तो इस कंडीशन में आपसे H2 गैस बाहर की ओर निकलेगा, इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में 16 का C बताया है बिल्कुल सही जवाब है C। ओके, 17 नंबर देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का होल्ट वाइज, MgHCO3 का होल्ट वाइज। संगमरमर का इसमें सूत्र बताना है। हाँ, तो दोस्तों इस प्रश्न का ना बिल्कुल आपका 100% सही जवाब ए होगा, CaCO3। ओके, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में ए है, CaCO3 है, बिल्कुल सही जवाब CaCO3 वाले सभी लोग राइट आंसर है। ओके, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल और ईथर। हाँ, तो दोस्तों देखिए बॉन्ड COOH को ना हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उसी का आधा नाम यहाँ पे C में दिया है, अम्ल। एल्डिहाइड नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड का सूत्र जो होता है CHO होता है। ईथर भी नहीं होगा क्योंकि ईथर का होता है बॉन्ड O। ठीक है, आप लोग को एक एक प्रश्न का बताता हूँ। और कीटोन तो होगा ही नहीं क्योंकि कीटोन का सूत्र बॉन्ड CO होता है। तो अब इस क्रियाशील मूलक जो भी आपको पढ़ना है ना केमिस्ट्री में, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अभिक्रियाशील मूलक से एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है। हरदम 2 प्रश्न या 1 प्रश्न हरदम रहते हैं, इसलिए इस अभिक्रियाशील मूलक को कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ईजी है। हमने यहाँ पे 4 प्रश्न आपको अभिक्रियाशील मूलक से बता दिए। ओके, 19 नंबर देखिए प्रश्न कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हीलियम है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है। तो देखिए अगर हमें नाभिकीय ऊर्जा चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी, तो इस कंडीशन में हमें यूरेनियम चाहिए, है ना। यूरेनियम के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल, जिनका भी कमेंट में 19 का C है बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फटाफट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस O2, NH3, CO2, N2। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो हमारे है ना वायुमंडल है, इसका जो गर्म हो रहा है, वार्म मतलब गर्म होना, इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस जो है CO2 है। बिल्कुल, जिनका भी 20 का C है ना 100% सही जवाब है। ओके,
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है ना। लिटमस पत्र जो बैंगनी रंग का होता है वो किससे निकाला जाता है, लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पुटुनिया फूल से। हाँ तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आपका लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। ठीक है, जिनका भी कमेंट में लाइकेन है बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, Na2ZnO+H2, NaZnO2+H2, NaOZna2+H2, Na2ZnO2+H2। बहुत अच्छा प्रश्न दिया है आपके पास। तो देखिए जब भी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को आप जिंक से अपक्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो डी वाला Na2ZnO2+H2। जिन्होंने भी इस प्रश्न का जवाब डी बताया है बिल्कुल सही और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए 23 नंबर देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 5, 7, 14, 0। उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको मैं बता दूं बिल्कुल सही जवाब बी होगा। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। जिन भी कमेंट में सी बी बताए हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए प्रश्न आपके पास है बेकिंग सोडा। हम आपको बता दें इसका सूत्र पूछा है और बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। पहला ऑप्शन है NaHCO3, बी है NaOH, सी है Na2CO3 और डी है KOH। हाँ तो जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए। चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बताया बिल्कुल सही है। 25 नंबर देखिए, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है ना, 3:1, 1:3, 2:2 और 1:2। HCl और HNO3 का अनुपात पूछा है और आपको हम बताते चले कि 3 जो है इसमें का उसको पहले लिख लेना है और HCl में 1 छुपा 1, 3:1 बिल्कुल सही होगा। जिन भी स्टूडेंट ने 25 का ए बताया है सही है। ओके 26 आपका क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका पीएच मान क्या होगा, 1 होगा, 4, 7 या 10। देखिए लाल था पहले है ना, रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया है ना। तो ये जो भी रेड से ब्लू हो तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये जो है क्षारीय है, ये बिलियन कैसा है और क्षारीय है। और क्षारीय बिलियन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है और 7 से अधिक आपके ऑप्शंस में एक है 10। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही और 100% करेक्ट आंसर डी होगा। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में डी है सही जवाब है। ओके चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं जीव विज्ञान की दुनिया में। लेकिन एक बार मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक न किए हैं प्लीज़ सभी लोग एक प्यारा सा लाइक कर दे, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है और आपके लिए हम डेली बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, सही ना, जो सिर्फ पूछेंगे। तो देखिए जीव विज्ञान शुरू होता है और पहला 27 नंबर के रूप में क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, वायवीय, अवायवीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो है इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। बिल्कुल आपका 27 का बी राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में है। ओके और देखिए अगला प्रश्न है 28, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जिसमें कोई भी पदार्थ है, कोई भी जो है पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो स्वपोषी कहलाएंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल इसमें सही जवाब आपका डी होगा। ये तीनों कंडीशन A, B, C में जो है रहेगा तभी स्वपोषण का होगा, इसलिए 3 ऑप्शन सही है, इसलिए इसके लिए डी ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है 29 देखिए आपका क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता कंज्यूमर है ना, जैसे हरे पौधे हैं, नीलहरी शैवाल है, जंगली जानवर है, फूल और पत्ते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये जो है उपभोक्ता नहीं, ये जो है स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का अगर मेरा मानना हो तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका सी होगा। जंगली जानवर जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको उपभोक्ता कहेंगे। 29 का सी जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सही है। ओके 30 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। मोस्ट VVI प्रश्न है ये, कवक में कौन सी विधि होती है। पहला है स्वपोषी,
बी है मृतजीवी, सी है समभोजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब कवक जो है ना मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। बिल्कुल 30 का बी सही है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बी बताया है 100% राइट आंसर। ओके, चलिए 31 देखिए आपका क्वेश्चन कि मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली बताना है कौन किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा नेफ्रॉन जो है डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन उत्सर्जन के लिए मानव में डायलिसिस थैली है। बिल्कुल 31 का ए जिनका भी कमेंट में सही है। ओके, 32 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर सी हो जाएगा, फूलों द्वारा। ओके, 32 का सी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 8 प्रश्न और है, फटाफट उसको भी देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक यानी जीव जंतु जिसको नष्ट कर दे, जैसे सूखे घास पत्ते हैं, पॉलीथीन गैस है ऑप्शन में, सी है रबर और डी है प्लास्टिक की बोतलें। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा सूखे घास पत्ते। ये जो है सूखे घास पत्ते जो है ना जीव जंतुओं द्वारा अपघटित हो सकते हैं, इसलिए 33 का बिल्कुल ए जो है सही जवाब है। और 34 आपका है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति जो है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है, सूर्य है, पानी है, लकड़ी है। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर जो होगा सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जिनका भी कमेंट में बी है ना बिल्कुल 100% सही और सटीक आंसर है। ठीक है, और 35 है हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हरे पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं से तैयार करते हैं, इसलिए उनको उत्पादक कहते हैं। और इसलिए बिल्कुल 35 जिन भी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का कमेंट में ए है सही और सटीक है। ओके, 36 आपका प्रश्न कहता है कि कीटों के जो पंख और चमगादड़ के जो पंख हैं किस तरह के अंग हैं, समजात अंग, अवशेषी अंग, संवृत अंग, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते चले कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ना वो समजात अंग के उदाहरण है। बिल्कुल आपका सही जवाब ए होगा, समजात अंग। ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट में ए बताया सही है। चलिए दोस्तों आपको देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और एग्जाम में इसको पूछता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर हम बता दें कि भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है, इसके लिए बिल्कुल सही जवाब आपका ए, उपचयन। अगर उपचयन ना दे तो इसके लिए एक और नाम होता है, इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑक्सीकरण को भी आप टिक कर सकते हैं। 38 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी के मतलब जिसमें स्त्री का गुण और है ना पुरुष दोनों लिंग एक ही में मौजूद हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट VVI प्रश्न है और एग्जाम में इसको पूछेगा। केंचुआ, मछली, शेर और बकरी। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी है, उसमें दोनों लिंग मौजूद होते हैं। ठीक है, 39 देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी कि जमीन के अंदर जल। समझ सकते हैं, मैंने इतना हिंट्स दे दिया तो आप तो क्लियर कर ही सकते हैं। भूमिगत नदी, कुआं, तालाब, समुंदर। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, 39 का बी जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बताया बिल्कुल सही है। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और अभी जाइएगा नहीं क्योंकि अभी हम आपसे पूछते हैं आज का प्रश्न है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगर हमारे खून में आयरन Fe की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आपने इसको तो प्रचार में भी सुना होगा कि रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। बिल्कुल इसका सही जवाब जो है सी होगा, एनीमिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में जिन्होंने भी कमेंट में सी बताया है उनका राइट आंसर है। दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे।
हमने आज आपको 40 प्रश्न पूछा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषय थे। इसमें आपके कितने आंसर जो है करेक्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग ना लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई बढ़ाती है। और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करते रहिए, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके। और जो भी न्यू है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने न्यू स्टूडेंटों को मैं बता दूं कि शाम 7:30 PM में लाइव क्लास चलता है। आप लोग आइए और अपने तैयारियों का आकलन कीजिए। और रात को 9 PM में ना, आप लोग को मालूम नहीं है, आप लोग नहीं आते, 9 PM में नाइट का डोज एक वीडियो चलता है सोने से पहले। तो 9 PM में भी आप लोग आइए, नाइट का डोज वीडियो देखिए, है ना, 9 PM में डेली चलता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लुत्फ उठाइए। अब आपका समय होता है आज का सवाल का। ठीक है दोस्तों, तो आज का सवाल ध्यान से देखिए। आज का सवाल आपके पास है। इस सवाल को जो भी स्टूडेंट जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर पहले देंगे, उनका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपका है, क्या है ना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। बताएंगे मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से फटाफट बताएंगे। आप लोग मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? कल का जो भी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, उनका नाम हम ले चुके हैं शुरू में ही। तो दोस्तों, आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सब लोग ने, है ना, इस क्लास का लुत्फ उठाएगा। तो सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही का चैनल है, पूरा जी जान लगा के सर को सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आप ही के बदौलत चलता है। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। अरे मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो हम ऑनलाइन मस्त क्लासेज की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको कदमों के चूमे। ऑनलाइन मस्त क्लासेज की दिल्ली तमन्ना और ख्वाहिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के शानदार, धमाकेदार और आप सबको मोटिवेट करते हुए अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।